ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक क्या है? FATF। FATF क्या होता है? क्या करता है ये? हम्म, ठीक है, जैसे आपकी कंट्री की कोई भी इकोनॉमी है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे कंट्री में पैसा है, पैसा रहता है ना, वो किसको आप दे रहे हैं? गरीब कल्याण योजना में जा रहा है कि टेररिस्ट फंडिंग में जा रहा है? ऐसी फंडिंग में तो नहीं जा रहा कि जहाँ से मतलब बाहर किसी देश में बम बम गिराने का प्लान, समझ रहे हैं ना? तो उसका कौन चेक करता है? कौन सी ये है एजेंसी? FATF। इसका फुल फॉर्म? FATF। मेरे साथ लिखते रहिएगा अगर लिखने का मन होगा तो। इसको एक आइडियम दिया जाता है, इसको बोला जाता है ग्लोबल वॉच डॉग। क्या बोला जाता है? ये क्या क्या चीज देखता है? पहला तो देखता है कि लोन इश्यूज, कोई कंट्री अगर लोन ले रही है तो क्या क्या इश्यूज पे लोन ले रही है। सेकेंड क्या देखता है? जो आपकी इकोनॉमी है ना, उसका जो भी आपका कंजम्पशन है वो किस कार्य में जा रहा है ना? वेलफेयर वर्क में जा रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव वर्क में जा रहा है? डिस्ट्रक्टिव वर्क मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, है ना? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? क्या होता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि विदेश में बहुत सारा ये रहता है, बहुत लोग को देखते होंगे कि विदेश जा रहा है, घूम रहा है, वो मेन मकसद उसका क्या होता है? कन्वर्ट करना व्हाइट मनी में, है ना? उसका आप लोग कुछ कुछ पढ़िएगा कि 180 डेज अगर हम बाहर रह जाते हैं तो हमारे इंडिया में फिर उसके लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है ना? तो बहुत सारे लोग को देखिएगा, है ना, कि वो मतलब वेकेशन पे वेकेशन मना रहे हैं, लगता होगा कि नहीं घूमने गए हैं, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। बाहर देश में गए, उस ब्लैक मनी को वाइट कर दिया, है ना? सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड क्या? यही जो बोली थी, टेरर, है ना? टेरर फिनेंसिंग। टेरर फिनेंसिंग मतलब कुछ ऐसे ग्रुप को आप पैसा दे रहे हैं जो टेररिस्ट वर्क में जुटा हो। और थर्ड वेपन, है ना? वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या ग्रुप, है ना? ऐसे ग्रुप जो इलीगल वेपन्स बना रहे हैं, तो इसका चेकिंग FATF करता है ना? अब टेरर फिनेंसिंग वाला कब से जुटा? 2001। 2001 में क्या हुआ था? 9/11, ठीक ना, याद रखना है। 9/11, 9/11 जानते हैं क्या? अटैक हुआ था किसमें? ट्विन टावर, USA, ठीक ना? वहां पर 9/11 का घटना हुआ, उसके बाद से ये टेरर फिनेंसिंग को एक इशू बना दिया FATF, ठीक ना? और ये 2011 में ऐड हुआ, ठीक है? अब ये तो चेक करती है, मान लीजिए कोई कंट्री कर रही है तो मान लीजिए कि ये तो चेक किया, ठीक ना, और पकड़ाया कि कोई कंट्री ये सब में फाइनेंसिंग कर रही है, तो उसके साथ क्या है ना कि वो कुछ कुछ ये करेगी, जैसे IMF हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब कुछ कुछ संस्था है जो उनको लोन नहीं देगी। मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल ईरान। ईरान अगर
मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, टेरर फिनेंसिंग कर रहा है ना, तो उसका क्या होगा कि जब वो आईएमएफ के पास लोन लेने जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा। जैसे आप एक बार लोन लिए और लोन का जा रहा है ना, आवाज आ रही है ना अच्छे से, तो मान लीजिए कुछ ऐसे वर्क में लगा रहा है तो आप पैसा नहीं देना चाहिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को पैसा दिए और पता चला कि वो ऐसे काम में लगा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, पैसा लिया आपसे, चला गया बाहर, तो आप बोलिए यार हमसे लिए थे तुम काम के लिए। तो इसी टाइप का है कि फिनेंसिंग जो है वो टेरर फिनेंसिंग वगैरह जो करती है, तो इसका दो लिस्ट होता है। पहला लिस्ट को बोलते हैं ग्रे लिस्ट। जैसे कोई कंट्री कर रही है तो पहले उसको किस लिस्ट में डालेगा, ग्रे लिस्ट में। और 40+9 रिकमेंडेशंस देता है। 14+9 मतलब 40+9 मतलब 40+9 49 भी लिख सकते थे। 40+9 लिखने का मकसद है कि 40 ऐसे रिकमेंडेशन है जो मॉडरेट है ना, कि जिनको नहीं मानेगी तो वार्निंग दिया जा सकता है ना, लेकिन 9 ऐसे रिकमेंडेशन है जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, मैंडेट है। अगर कंट्री नहीं करती है तो तुरंत इसको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट से कहां आ गया, ब्लैक लिस्ट। सुनते होंगे आप लोग ब्लैक लिस्टेड कंट्री, है ना। ब्लैक लिस्टेड होने से क्या मतलब है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड। इंडिया में तो मतलब इंडिया नहीं बोल रहे हैं, उस कंट्री में तो मिलेगा, सॉरी इंडिया ने, उस कंट्री में तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए ईरान फॉर एग्जांपल, तो अपने कंट्री में अगर वो पैसे का ये कर रही है, फिनेंशियल कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, तो वो तो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर ग्लोबली करेगी तो कौन कौन कंट्री है इसमें, एक कंट्री का नाम तो लगातार ले रहे थे। एक कंट्री तो अभी नाम ले रहे थे यार, ईरान और नॉर्थ कोरिया है, और टेरर फिनेंसिंग करती है, लेकिन जब तक इस लिस्ट में नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। हमको तो आंसर बहुत ये लिखना है ना, बैलेंस लिखना है। जब तक नहीं हो तब तक नहीं। कोई भी कंट्री, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, हम तब तक नहीं बोल सकते कि वो टेरर फिनेंसिंग करती है, ये करती है, जब तक इस लिस्ट में वो ना आ जाए। इस लिस्ट में कितनी कंट्रियां हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार। म्यांमार क्यों है, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। म्यांमार अपने बगल में है ना, तो वो क्यों है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। लिखना है, लिख लीजिए। आया समझ में, आपको आया, आसान है। नोट्स बनाते जाइए, फिर रिकॉल हो जाएगा। ये वीडियो आ भी जाता है ना आपको, है ना, फिर से देख सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। समझ में आ गया FATF, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, पढ़िए। कुछ बताए थे फर्स्ट क्लास, क्या, इंडस्ट्री कितने टाइप के, इंडस्ट्री कितने टाइप के, 7 टाइप के। इंडस्ट्री 2, कोर और नन कोर। नन कोर किसको बोलते हैं, जो डेली यूटिलिटीज बनाती है, ठीक है। कोर और नन कोर, क्या कोर नन कोर है, बस याद कर लीजिए, अभी बताते हैं अभी, ठीक ना। कोर और नन कोर। कोर में कौन सा आता है, जैसे कुर्सी है, ठीक है ना, तो कुर्सी बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, स्टील, है ना। अगर स्टील मेरे पास आ जाए तो हम सिर्फ कुर्सी बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं,
कुछ भी मतलब उसमें मिक्स करके एनीथिंग, अलमीरा बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, मतलब अल्टीमेट चीज बना सकते हैं, नेल बना सकते हैं, कांटी, है ना। तो मेरे लिए कोर क्या है? स्टील, है ना। वैसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मेरे पास ऐसा है कि वो कोर मटेरियल हो, कि उससे हम, वो बेसिक मटेरियल हो, उससे मिला के हम ढेर सारी चीजों को बना सकते हैं। तो उसमें क्या, जो बेसिक चीज है उसको क्या बोलते हैं? कोर। और जो उससे बनाया गया उसको नॉन कोर। टाटा स्टील कंपनी सुने हैं, है ना। टाटा क्या बनाती है? स्टील बनाती है। वो स्टील क्या यूज में आता है? वो आपके घर में आता है टाटा स्टील से? टाटा स्टील से आता है? नहीं। टाटा स्टील क्या करती है? बार बनाई, स्टील बनाई, निकाल दी। वो जो ट्रेन में जाता है गोल गोल रोल होके, वो क्या रहता है? स्टील रहता है। वो गया किसी कंपनी में, किसी कंपनी वाला उसको चेयर बनाया, टेबल बनाया, बहुत सारा चीज होम यूटिलिटी का बनाया, और हम लोग क्या खरीदते हैं? नन कोर। ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता है कि नन कोर इंडस्ट्री किसके भरोसे चल रही है? कोर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोर। अगर कोर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो दिक्कत है। हो सकता है कि हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, लेकिन कोर इंडस्ट्री, है ना। कोर इंडस्ट्री कितने हैं? कौन कौन? कौन कौन है? हम्म 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 सही। ठीक है। फंस C3। नए बच्चे, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी। रिफाइनरी मतलब पेट्रोलियम वगैरह जो होता है, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट। ये C3 कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी लिख दो, है ना। क्रूड ऑयल और कोल। ठीक है। इसका गणना कौन करती है? इसमें डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है, इसका डाटाबेस कौन रखती है? कौन सा इंडेक्स? याद आ रहा? क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडेक्स कौन बनाती है? NSO। सब याद रखना है, ठीक ना। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन है? बताए थे, भूल गए? कौन है? रेस्को। R से 1 नंबर, E से, आप लोग भी बोलिए, S से स्टील 3 नंबर, C, है ना। अब देखिए याद कैसे करिएगा। CO है ना, कोल। और तो किसी में CO नहीं है, तो फोर्थ में कोल। ठीक है। C हो गया, अब बचा O, ऑयल। ठीक ना, ज्यादा आसान हो गया। CO है तो कोल, और लास्ट में क्या है? O। पहले CO देखना फिर O से ऑयल। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5। ये तो इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट R, पहला नंबर पे। रिफाइनरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। समझ में आ गया? कितना परसेंट, कितना परसेंट पार्टनर है, ये है मतलब पार्टिसिपेशन? 42.27%। जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 42.27 अकेला कोल। कोल, कोर। बेस ईयर कौन सा है इसका? बेस ईयर मतलब समझाए थे ना, बेस ईयर क्या होता है, कि उस ईयर से हम लोग नापते हैं, है ना। कि हम 11th 12th में क्या जानते थे, आज कितना जानते हैं।
फर्स्ट से तो फर्स्ट क्लास से नापिए तो लगेगा अरे यार कितना पढ़ लिए, कल से कितना जानते थे, 1 महीने पहले कितना जानते थे। इसका बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। नए बच्चे लिख लीजिए, फिर आएगा, है ना, ये सब टॉपिक फिर आएगा, ऐसा नहीं कि चला गया तो चला गया। लिख लिए? हो गया? हो गया? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चिंगपिंग, क्या चिंगपिंग? या चिंगपिंग जी, ये क्या है? ठीक है, इसमें एक चीज सीखने लायक है। क्या है मतलब? ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड मैप हो गया। जितना लाइट येलो में है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल नॉर्थ। और नीचे जो है नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो साउथ में जितने कंट्रीज हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये भी गलत लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन इसको सेपरेट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? ब्रांडेड लाइन, कार्ल ओलेस्पी, ठीक ना, 1969 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्या चीज का? ग्लोबल साउथ। क्यों? क्यों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। और इसको फिर से ये किया गया था, जैसे फिर से अल्फ्रेड सेवी, इसी को क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड मतलब ऐसी दुनिया जो बहुत पीछे चल गई है, तीसरी दुनिया, है ना। ये पहले आया था, थर्ड वर्ल्ड पहले कहा जाता था, फिर इसको टर्म दिया गया ग्लोबल साउथ का, ठीक ना। क्या होता है बताते हैं। एक चीज आप देखिए, वर्ल्ड मैप दिख रहा, दिख रहा, ये क्या हो गया? इक्वेटर, 0 डिग्री, आ रहा है समझ में? ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, है ना। और ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कुछ कुछ कंट्रीज हैं, है ना, गौर से देखिएगा तो जो 0 डिग्री के पास में कंट्रीज हैं, जो कंट्री 0 डिग्री के पास है यही वर्ल्ड मैप में आते हैं, है, ठीक है। यहां से कहीं 0 डिग्री पार होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं यहां से पार होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहीं यहां से पार होता है। 0 डिग्री समझ में आ रहा? 23.5, 23.5 साउथ, ठीक ना। ये जो बीच का इक्वेटर वाला कंट्री है ना, वो सबसे गरीब देशों में है, मैक्सिमम। हम ये नहीं बोल रहे सारा, है ना, लेकिन हम मैक्सिमम देखते हैं तो ज्यादा जो गरीब कंट्री है वो इक्वेटर पे है। क्यों?
फॉसिल फ्यूल जानते हैं कब बनता है? जब, हाँ, टेम्परेचर प्रेशर कब बनेगा? जब क्लाइमेटिकल डिफरेंस हो, ठंडा गर्मी बरसात हो, तो वो फॉसिल बनेगा। इक्वेटर में क्या होता है? साल भर गर्मी, दिन में पूरा गर्मी, शाम में बरसात, है ना। तो वो हमेशा क्लाइमेट रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता। जैसे अपने यहाँ क्या है ना, अपने यहाँ कि अभी गर्मी है, फिर पतझड़ आएगा, फिर ये बारिश का मौसम आएगा, फिर पतझड़ आएगा, फिर ठंडे का ऋतु आएगा, मतलब चेंज होते रहता है। तो ये आज नहीं हुआ, और हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज भी अपने यहाँ होता था। ये तो वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट भी तो चेंज हुआ। जब 50 साल में हम लोग देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज होते, तब तो पुराना हम देख सकते हैं बहुत क्लाइमेट चेंज हुआ। तो अपने यहाँ क्या हुआ? फॉसिल जमा हुआ। फॉसिल मतलब जानते हैं क्या? क्या? जैसे जीव जंतु मर गए, दब गए, है ना, तो वो पेट्रोल बनेगा, कोयला बनेगा। कब बनेगा? जब क्लाइमेट चेंज होगा, ठंडा गर्मी बरसात होगा। एक जैसा क्लाइमेट रहेगा तो वो नहीं बन पाएगा। इसके बाद बताएं, ठीक ना। क्लाइमेट वेदर में देखो क्या डिफरेंस है। जैसे कि वेदर तुम 2 महीने पहले देखी कैसा था? 1 महीने पहले गर्मी था, आज बरसात, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर, मौसम, है ना। क्या बोलोगे कि वेदर चेंज हो गया? वेदर चेंज होने से सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो रहा है ना। तो वेदर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वेदर कल के लिए भी हो सकता है। आज मान लो बरसात है, कल अगर गर्मी हो तो हम लोगों ने वेदर चेंज कर रहा है, ठीक ना। तो वेदर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वेदर हो सके कि 5 साल का भी लिया जाए तो 5 साल तक का भी वेदर कहेंगे। क्लाइमेट क्या होता है? एक बड़े टाइम का होता है ना, जलवायु, ठीक है ना। वेदर क्या होगा? जैसे रांची में हम लोग हैं, तो रांची का वेदर देख रहे हैं, तो रांची का वेदर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, न ज्यादा गर्मी रहता है तो बरसात हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। यही हम चल जाए झांसी, झांसी में क्या है? प्रचुर मात्रा में गर्मी है। यही चल जाए हम मासीन राम, बरसात है। तो वो वहां का क्लाइमेट है। क्या है? क्लाइमेट। और क्लाइमेट क्या होता है ना कि बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट हम देखेंगे तो झांसी का क्लाइमेट आज से अगर 100 साल 200 साल पहले भी चला जाए तो वहां गर्मी ही हुई होगी। ऐसा नहीं कि वहां बहुत ठंडा होगा। हाँ, हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हो गया, लेकिन वहां का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ऐसा एरिया है, मिडिल एरिया, जहां बारिश नहीं होती। राजस्थान जो डेजर्ट बना, वो उसका क्लाइमेट है, डेजर्ट, है ना। वो एक दिन में तो नहीं बना ना, वो लंबे अरसे से चला गया। तो जो भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, किसी भी वेदर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, अगर एक जैसा वेदर रह गया तो हम उसको क्लाइमेट बोलेंगे। मान लो कि रांची है, रांची में गर्मी अब पड़ना बंद हो जाए और लगातार ये 200 साल तक 300 साल तक नहीं पड़े गर्मी, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? ठंडा। समझ गए? वेदर क्या हुआ? बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, आज कल परसों, 2 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल, है ना। और क्लाइमेट क्या हो गया? वो लंबा असर, 100 साल 200 साल। और कैसा चलते आया है? वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। बहुत गर्मी थी, शाम में बारिश हो गई, अरे वेदर ठंडा हो गया, बोलते हैं ना। लेकिन क्लाइमेट, क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। क्लाइमेट कब चेंज होगी? हो सकता है कि आज गर्मी कल बरसात हो, लेकिन क्लाइमेट एकदम लॉन्ग टर्म है, चल रहा है सो चल रहा है। अगर कुछ वैसा भास्ट चेंज आता है तब हम बोलेंगे, जैसे हिमालयन रीजन में हमेशा ठंडी पड़ी, वहां का क्लाइमेट कैसा है? ठंडा। मान लो कि हिमालयन रीजन सिक्किम गए वहां घूमने और पता चला बहुत धूप है। कौन बोलता था यार यहाँ ठंडी लगती है, यहाँ तो धूप लग रहा है? वो धूप वहां का क्या है? वेदर। हो सकता है कि आप जिस दिन गए धूप ज्यादा आ गई हो, है ना। तो वहां का तो लेकिन चेंज, समझ रहे हैं ना? समझ गए? समझ गए? ये हो गया 1969 कार्ल ओवेस्ली ये कॉन्सेप्ट दिया ग्लोबल साउथ का। ये क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड। मतलब अब बता रहे थे ये क्लाइमेट वहां क्या है, एक जैसा है, तो फॉसिल फ्यूल नहीं बन पाया। दूसरा, गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी बहुत पड़ने से क्या होता है? जिस दिन गर्मी होती है उस दिन आप ज्यादा घूमते फिरते पड़ते हैं या फिर कम? एकदम सोशल, कम। तो वहां के लोग भी कम काम करते होंगे, गर्मी ज्यादा होने के कारण। एफिशिएंसी वर्क की कम है और फॉसिल फ्यूल है नहीं,
इंटरनल मटेरियल जितना रहेगा आपके यहाँ उतना उन्नत होगा देश। बस पीछे चला गया देश, है ना। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोले थे इनको, ठीक ना। ये क्यों आया न्यूज में? दो 2000 के बाद देखा गया कि जो कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना, है ना, और भी जो कंट्रीज है इधर, तो वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे पावर चेंज हो रहा है। पहले पैट्रियंचल सोसाइटी था, तो माँ बाबूजी, है ना, पहले ऐसा था कि बाबूजी जो बोलते थे वही माँ करती थी। अब वो चेंज हो रहा है ट्रेंड। अब आप लोग देखते होंगे घर पे कि जो वुमेन है उनकी बातों को भी रखा जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि पहले ग्लोबल साउथ मतलब वो एकदम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब यार कहीं दूसरे जगह का, दूसरे दुनिया का ये लोग है। थर्ड वर्ल्ड हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे दुनिया का है, क्या बोलते हैं ना, कोई उटपटांग बोलता था क्या तीसरे दुनिया से आए हो, तो वही हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, है ना। अब क्या है कि ये जो है शिफ्टिंग प्री 2000 देखा गया कि ये सारा जो है कंसंट्रेटेड है ऊपर, लेकिन 2000 के बाद क्या देखा जा रहा है कि ये सब कंट्रीज जो हैं ये भी पिलर बन रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। जैसे चाइना मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया, कब, 2000 के बाद सबसे सब इमर्ज करना शुरू हुआ। इंडिया इमर्जिंग है, आज भी लोग इंडिया को बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पावर शिफ्टिंग है वो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की ओर आ रहा है, ठीक है। बस इतना समझना था। कॉन्सेप्ट क्या समझना था, ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं, कोई ग्लोबल साउथ बोले तो एकदम हक्का बक्का नहीं रहना है, समझ में आया कि क्या बोल रहा है, बस समझ में आया। क्या है? एक चीज और इसमें बताते हैं ना, जैसे चाइना का बात आया तो एक और आपके लिए लाए थे। अपने साथ चाइना का क्या है, कौन सा एग्रीमेंट, जैसे इंडिया और यूएसए का कौन सा एग्रीमेंट था, आईसेट, वैसे चाइना के साथ क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ है यार, क्या, पंचशील। पंचशील क्यों बोले, कुछ कुछ शिला में लिखा हुआ है ये सब, है ना। और ये एग्रीमेंट हम लोग बनाए हैं, क्या क्या है, क्या क्या है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, है ना, एक दूसरे को क्या करना, और इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करना। सेकेंड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, है ना। इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप, और म्यूचुअल एग्रेशन और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस कब हुआ, 1954, है ना। अब इसको हम लोग बढ़ा दिए, अब क्या बना दिए 2020 से 5 पॉइंट्स, क्या 5 पॉइंट्स लिखिए, 5 पॉइंट्स लिखिए, ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। 5 पॉइंट्स लिखिए। पहला लिखिए डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, है ना, ये लिख लीजिएगा। हम 5 पॉइंट जो बोल रहे हैं वो लिखिए, डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। सेकेंड, डिसएंगेजमेंट एंड डायलॉग, हिंदी वाले घर जाके क्या करना है, डिसएंगेजमेंट एंड डायलॉग। क्योंकि अगर इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक ना। चीजें समझ में आ रही हैं। टर्म है, टर्म आज याद रहेगा कल भूल जाएंगे, वो बार बार रिवाइज करना पड़ता, तो क्या करना है उसको घर जाके। आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश, आप
हिंदी मीडियम सिर्फ आप हैं अकेला? आपका है? इंग्लिश समझ में आता है ना, तब एकदम एक नंबर है ना। अगर इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश की तरफ जाइए। हमसे बात करते हैं, क्लास खत्म हो गई, ठीक ना। सेकंड हो गया क्या, एंड डायलॉग। थर्ड, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। फोर्थ, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। फिफ्थ, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ? हम्म इसमें एक टर्म है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ, किसको बोला जा रहा है? पंचशील एग्रीमेंट को। तो हम फाइव, पहले जो मेरे पास था पंचशील 5 पॉइंट, अब अगर 5 पॉइंट हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यार उसमें हम 5 पॉइंट था, उसका एक पॉइंट ही कह दे रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसका हमको ध्यान रखना है। 5 पॉइंट है डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस होता है, डिस्प्यूट होता है, उस पर हम लोग मिलके काम करेंगे। एग्रीमेंट मतलब क्या, मिलके काम करना। सेकंड क्या है, एंड डायलॉग। अगर हमारे ये है, मतलब जो मिलिट्री ट्रूप है, इंडिया चाइना, है ना, मिलिट्री ट्रूप है, यहाँ है ना, इसको ऐसा नहीं कि आगे हम बढ़ा देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिसएंगेजमेंट। मतलब इंगेज नहीं करेंगे, इंगेजमेंट ये लोग के बीच में नहीं करवाएंगे, हम डिसएंगेज्ड रहेंगे। और अपना जो डायलॉग है, जो हम बात करते हैं, उस पर अडिग रहेंगे। थर्ड, एग्रीमेंट। फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बोल के आए, इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव बोल के आए चाइना में, ऐसा नहीं कि यहाँ मुकर गए। वो जो बोला वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को, ठीक है। और फोर्थ, एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डिंग अपने बीच में करेंगे, ठीक है। पुराना क्या था, पुराना क्या था, इंडिया, और अब क्या है, 5 पॉइंट्स एग्रीमेंट, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? 2020, 2020, उसके बाद आ गया कोविड। ये क्या है? हम्म मंदिर, इतना भी नहीं है। कौन सा मंदिर है? ठीक है ना, थोड़ा सा आते हैं इस पे। ये वाला देखना है, इसको भी मत देखना, जब दिखाएंगे तब देखना। अभी क्या देखना है, इस वाले में, इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। ये हो गया, ये कहाँ का मैप है, कर्नाटका। कर्नाटका में एक एम्पायर हुआ करता था जिसको बोलते थे होयसल, 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 होयसाला, ठीक ना। तो एक मैप बनाते हैं, ठीक ना, यही बनाते हैं। टेम्पल आर्किटेक्ट आप समझते हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट, टेम्पल आर्किटेक्ट, जैसे कोई भी टेम्पल बनाया जा रहा है, वो किस आर्किटेक्ट में बनाया जा रहा है ना, किस शैली में बनाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट, ठीक ना। तो अपने यहाँ इन इंडिया, इंडिया हो गया, इसमें
से बांट दीजिए, ठीक है। यहाँ कौन प्रोमिनेंट है, कौन सी शैली, कौन सी शैली, नागर, नागर शैली। मंदिर बनाने की कौन सी शैली, नागर शैली। नागर शैली का कौन सी मंदिर है, अभी राम मंदिर जो बना वो किस शैली में है, नागर शैली में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। इसके अलग अलग स्कूल्स भी हैं, जैसे देखिएगा खजुराहो स्कूल हो गया, उड़ीसा स्कूल हो गया, है ना। तो इस टाइप के अलग अलग स्कूल्स भी हैं, लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी हम एकदम शॉर्ट में पढ़ाते हैं। टेम्पल आर्किटेक्ट में 3-4 क्लास निकल जाएगा, इतना है ना। इस एरिया में जो प्रोमिनेंट है उसको क्या बोलते हैं, और नीचे द्रविड़ियन, हिंदी वाले द्रविड़ शैली, ठीक है। अब आपको नहीं लगता कि ऊपर एक शैली बन रही है नागर शैली, नीचे द्रविड़ शैली, तो जो बीच वाले हैं लाइन वाले वो क्या बनाएंगे, मिक्स्ड। सही बात है, हमारे यहाँ भी होता है, दो कल्चर है, एक कल्चर नॉर्थ में एक कल्चर साउथ में, तो बीच वाले जोन में क्या हो जाता है, दोनों का मिलावटी, है ना। तो ये जोन हो गया मेरा कौन सा जोन, ट्रांजिशन जोन, है ना। थोड़ा सा और नीचे ही आएगा ये, यहाँ पर तो यार खजुराहो यहीं पर है, थोड़ा सा और नीचे, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में घुस जा रहा है वो, फिर बोलिए कि तो गलत मैप था, ठीक है ना। ये कोई लाइन था, कौन सा लाइन था ये, ट्रांजिशन लाइन, ऊपर नागर नीचे द्रविड़। तो ये जो एरिया हुआ यहाँ किस तरह की शैली विकसित हुई, मिक्स्ड। इसका क्या नाम है, क्या नाम है, बेसर। ऊपर वाले का, बीच वाले का, और नीचे वाले का द्रविड़, ठीक है। ये शैली है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तब अलग है। एक जैसा रहता तो पूरे को नागर बोलते, पूरे को द्रविड़ बोलते, कुछ तो अलग होगा, है ना। हम पढ़ेंगे ये सब, फिर कभी आएगा पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, होयसल, है ना, होयसल टेम्पल। तो होयसल टेम्पल जो है ये 3 एरिया में ये विकसित हुआ। होयसल किस स्टाइल का है, वेसर, है ना। थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन टाइप का है ना। होयसल थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, और ये किस शैली में है, वेसर। अब बाकी नीचे जितना है सब द्रविड़ियन है। एक चीज और आप देखिएगा, जैसे इंडिया हो गया, है ना। ज्यादा प्रोमिनेंटली देखिएगा ना, एकदम ठोस नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अधिकांशतः 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक ना। 3 पार्ट में इंडिया को, इसमें ज्यादातर किसकी पूजा हुई है, इसमें और इसमें, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। इसमें नीचे, उधर शक्ति, शक्ति मतलब उनका अवतार, सती का अवतार, है ना। ये जो होयसल है ये किस शैली में है, वेसर, वेसर शैली है में है। और अधिकांशतः 3 मंदिर हैं इनके जो मोस्ट प्रोमिनेंट है। कौन कौन, एक है बेलूर में, एक है हेलीबीड में, और एक है सोमनाथपुर। कहाँ कहाँ है, बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुर, ठीक है। तो बेलूर में कौन सा है, ये हो गया, ये देख लिए ना। इसको कर देते हैं छोटा। चीजें आ रही समझ में ना, नहीं आएगी तो बोलिएगा एकदम।
कहाँ कहाँ है? बेलूर। बेलूर में कौन सा मंदिर है? बेलूर में चन्नाकेश्वर टेम्पल। चन्नाकेश्वर टेम्पल। और कौन सा है? हैलेबिड। हैलेबिड में कौन सा टेम्पल है? होयसलेश्वर, ठीक ना। और लास्ट आ गया सोमनाथपुर पूरा। कौन सा टेम्पल है? केशव। कौन कौन टेम्पल है? पहला में चन्नकेश्वर, सेकंड में होयसलेश्वर और थर्ड में केशव, ठीक है। किसको किसको डेडिकेटेड है? चन्नकेश्वर किसका होगा? बस यही एक विष्णु को है ना, बीच वाला शिव को, और नीचे केशव किसको बोलते हैं? कृष्ण, है ना। केशव में एक इम्पोर्टेंट, ये सोमनाथपुरा का ही आया था न्यूज, तो हम सोमनाथपुरा के बारे में ही बता रहे हैं। न्यूज आता अगर ऊपर नीचे के बारे में तो हम उसके बारे में बताते हैं। केशव, इसमें 3 मूर्तियां हैं। कौन कौन मूर्ति है? 3 मूर्तियां हैं। पहला जगन्नाथ, पहला जगन्नाथ, सेकंड केशव, ठीक है ना। और थर्ड वेणु गोपाल। 3 मूर्तियां हैं यहाँ। पहला कृष्ण की कौन सा रूप का? जगन्नाथ। किसका रूप है? जगन्नाथ, कृष्ण का। केशव किसका रूप है? कृष्ण का। वेणुगोपाल कृष्ण का। तीनों कृष्ण का रूप है। इसकी पूजा कहाँ होती? किस मंदिर में? सोमनाथपुर, ठीक है। इसमें से एक मूर्ति नहीं है अपने पास, केशव, ये चोरी हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, है ना। बाकी 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति केशव की जो मूर्ति थी वो चोरी हो गई। ये नहीं था। दूसरा हम आते हैं कि ऐसा क्या है, होयसल जो है शैली वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। कब? 2000 ग्रेट सिंबल्स ऑफ कब हुई है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? एकदम लेटेस्ट। कब हुई है? सिंबल्स नहीं, एन सिंबल्स। सिंबल्स नहीं, एन सिंबल्स, एन सिंबल्स। सेक्रेड मतलब पवित्र। क्या बन गई है? इसका मतलब क्या होता है? एनसेम्बल्स का मतलब समूह, क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया होयसल टेम्पल। इसका आर्किटेक्ट में क्या वैसा इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिक है? टेम्पल है, क्या देख रहे हैं? एक शेप है कुछ जिसपे खड़ा है ना। जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसका क्या शेप है? स्टार शेप्ड, ठीक है। ये इसका एक यूनिक फीचर है। सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, इसका जो सेंट्रम है
जो गर्भगृह है वो भी स्टार शेप्ड का है, ठीक है। सेकेंड, ये देख सकते हैं कंपाउंड वॉल, मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ ये क्यों होता है, पूजा पाठ कार्यक्रम कुछ वैसा हो रहा है उसके लिए होता है ना, कीर्तन वगैरह। ये क्या हो गया आपका गर्भगृह, गर्भगृह है ना, यहाँ गर्भगृह होगा, ये गर्भगृह होगा, इसको जोड़ने वाला कोई एक लिंक होगा, है ना, इस लिंक को क्या बोलते हैं, मंडप। यहाँ क्या होता है, रंगमंच, नाटक, गान, डांस वगैरह किस इस एरिया में होता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, विमान, क्या विमान। घर हो गया, मंदिर तो ऐसे सपाट नहीं होता, क्या होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, विमान। विमान किसका कैरेक्टरिस्टिक है, द्रविडियन कल्चर का, ठीक ना। लेकिन हम कहाँ यूज कर रहे हैं, विसार में, है ना, इसी कारण बोले ये मिक्स्ड है ना। ये मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि जैसे मंडप, मंडप हम कहाँ यूज करते हैं, नागर में मंडप है। विमान कहाँ यूज करते हैं, द्रविड़ में, इसमें है। बाकी वेसर की कुछ, अगर आप मिडिल एरिया में जाइएगा तो वेसर का बहुत सारा टेम्पल है जिसका फ्लैट सरफेस भी है ना। ज्यादातर हम देवी मंडपम सब देखते हैं तो फ्लैट आपको दिखेगा बहुत जगह, हर जगह आप देखिएगा ना कहीं क्लाइमेटिकल वैसा है। जैसे बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल ऐसे स्लोप इस टाइप का नहीं ना है, क्यों, बर्फ गिरने के लिए, है ना। कामाख्या देवी मंदिर देखिएगा तो स्लोप है ना। तो वेरिएशंस आते हैं, एकदम स्टिक नहीं हो जाना कि सर आप बेसर बोले बेसर में फ्लैट होता है, ये तो विमान है। चीजें संक्रमण हुई है, चीजों में संक्रमण हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। आप ही चार लोग से मिलते हैं तो चार लोग का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आता है ना। ये विमान हो गया, ठीक ना। और बाहर क्या हो गया, ये ओपन मंडप, ठीक है। इसके बारे में समझ में आया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका दीवार, है ना। नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है ना, द्रविड़ शैली की जो दीवारें होती है ना वो मेनली आपको मिलेंगी फ्लैट, वहां बड़े बड़े गोपुरम मिलेंगे, वो गोपुरम पूरा सजाया हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक ना, थोड़े से ज्ञान चक्षु खुलेंगे। थोड़ा क्लास लेट होगा, दिक्कत, ये क्या है, बड़ा फोटो नहीं है, ये क्या है बताओ, ये दिख रहा है, ये क्या है, साउथ के टेम्पल, साउथ इंडियन मूवी देखते हैं इस टाइप के टेम्पल दिखते हैं, है ना। ये टेम्पल नहीं है, ये सिर्फ दरवाजा है। आज तक जो आप देखते थे वो टेम्पल नहीं है, वो सिर्फ डोर है अंदर जाने का। इनके मंदिर छोटे छोटे होते हैं, बड़ा सा गेट, मंदिर छोटे, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम, है ना। जितना बड़ा गोपुरम एकदम बड़ा बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा बड़ा एकदम गोपुरम दिखेगा, लेकिन मंदिर छोटे छोटे होते हैं। अपने यहाँ क्या है, मंदिर बड़े और बाउंड्री छोटे, समझ में आया। नागर में क्या है, बाउंड्री छोटे छोटे, या बाउंड्री नहीं भी हो सकता है। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ नहीं है। जैसे सन टेम्पल मोढेरा वगैरह को छोड़ दिया जाए तो अपने यहाँ बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। खजुराहो का कोई भी मंदिर चल जाइए उसमें बाउंड्री नहीं है। इनके यहाँ बड़े बड़े बाउंड्री, गोपुरम बड़े बड़े। ये क्या है, आज तक हम क्या सोचते थे, टेम्पल है, लेकिन क्या है, गेट। समझ में आ रहा, क्या है, गेट। मंदिर इनके छोटे छोटे होते हैं, और जो हम फिल्म वगैरह में देखते हैं बाहर निकल, क्या से निकल रहे होते हैं, गेट से। अपने यहाँ छोटे गेट होते हैं। समझ में आया।
ठीक है। तो क्या पढ़ा रहे थे यार, वो भी भूल गए हम। तो हाँ, ये पढ़ा रहे थे। तो हम इसमें क्या देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं चीजों का संक्रमण है होयसला। तो जब संक्रमण से चीज कुछ यूनिकनेस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार लोगों की चीजों को पकड़ा, अपना कुछ एक यूनिक ले आया, उसको हम यूनिक आर्किटेक्ट, है ना। तो वो कौन सा आर्किटेक्ट हो गया, इसका होयसला, है ना। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2023 का ये किया गया। इसका दीवार जो होता है गोपुरम, देखें गोपुरम दीवार पूरा एकदम छोटा 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 कार्विंग किया हुआ है, लेकिन इनके जो मंदिर होते हैं, मंदिर जो होते हैं द्रविड़ के, वो मेनली फ्लैट होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसमें वर्क नहीं होता है। लेकिन इसके दीवार में आप देख रहे हैं ढेर सारा वर्क है। ये वर्क क्या चीज का होता है, बस इसी तरह होता है या कुछ होता है, पानी ले आएगा ना, कुछ तो सिंबल होगा कि बस यूं ही बना दिया होता है। जैसे उसी दीवार में से कहीं से हम ये निकाले, ये सोमनाथपुरा का है, ये क्या दिख रहा है आपको, सही सही बताइएगा। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण है, ठीक है। इसमें देखिए, इस पे आते हैं, ठीक ना, पहले इसको देखिए क्या दिख रहा है, कोई आदमी है, कुछ उठाए हुए है, क्या उठाए हुए है, गोवर्धन पर्वत, है ना। तो अपने यहाँ जो भी आइडियल है, स्कल्पचर है, वो बेकार का नहीं है, बस यूं ही बना दिए वैसा नहीं, कुछ ना कुछ तो मीनिंग रखता है ना। तो ऐसा नहीं कि मंदिर हम गए कुछ भी बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं से लिंक है, या तो किसी स्टोरी से, पुराण से, वेद से, किसी का स्ट्रक्चर है वगैरह, समझे। ये हाथ में कुछ है, क्या है, बेर, बताओ कौन है, सबरी, है ना। इतना ध्यान से तो नहीं देखी होगी कभी स्कल्पचर, है ना। मॉल जाते हैं आप, तो मॉल में जो कपड़ा लगा हुआ रहता है बहुत खूबसूरत लगता है, हम पहनते तो अच्छा नहीं लगता है, क्यों। क्योंकि जो जिसको पहनाया रहता है, या वो जेंट्स हो या लेडीज हो, वो बहुत आइडियल शेप का होता है। हमारा वैसा है नहीं, जिसको पहनाता है बहुत अच्छा लगता है, हम पहने अच्छा नहीं लगता है। यहाँ देख लो, ये जो बॉडी शेप है ये किसी मेल का है ना। तो क्या दिखाया जा रहा है, परफेक्ट बॉडी शेप, है ना। इसके पैक्स वगैरह दिखाए जाएंगे, चौड़ी छाती, है ना। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, मेल को डिपिक्ट किया जा रहा है, कैसे मेल होते हैं। और यहाँ फीमेल को देख लीजिए, है ना, ठीक है। इसमें क्या दर्शाए जाएंगे कि उसका फीमर बड़ा है, ब्रेस्ट बड़ा है, और ये जो पार्ट है वो पतला है, इस शेप में दिखाया जा रहा है, उस शेप में देखिए, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, आइडियलिस्टिक, कि अगर कोई आइडियल मेल हो या आइडियल फीमेल हो तो कैसा होता है। तो अपने यहाँ एक चीज पता चला कि जो भी स्कल्पचर है उसका क्या क्या क्राइटेरिस्टिक है, कि वो आइडियलिस्टिक है ना। दूसरा क्या पता चला, रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा ही कुछ नहीं है ना। किसी न किसी चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि बस बना दिया, वो नहीं, किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये क्या कर रही है, फीमेल डांस कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो दिख गया क्या, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, है ना। तो मतलब डांस कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा होगा, किसी न किसी हॉल में है। तो आप क्या देख रहे हैं,
कि उस पूरे स्टोरी को दर्शाया जाता है। अगर कोई एक स्कल्पचर है, उस स्कल्पचर से हम उस पूरे स्टोरी को डिपिक्ट कर सकते हैं। सबरी का बना हुआ था, उसमें बेर का पेड़ था, उस बेर के पेड़ से वो बेर तोड़ रही है। ये जो है डांस कर रहा है, साथ में क्या है, ठीक है। अभी एक छोटी सी झांकी थी, आप लोग आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत डिटेल में इसको पढ़िएगा, लेकिन छोटी सी झांकी कि कैसा एक आइडियल शेप दिखाया जाता है, या मेल हो या फीमेल हो, है ना, उसका बहुत आइडियल शेप दिखाया जाता है। आज भी वो ट्रेंड है। आज भी जब अगर कहीं आप जाइएगा, कुछ मूर्ति है, कुछ भी है, तो उसको उसका जो शेप रहेगा, या फिर मॉडल है, मॉडल क्या होती है, वो एक आइडियल शेप दिखाया जाता है कि ऐसा शेप होना चाहिए, एक फीमेल का, एक मेल का, है ना। समझ में आया? ये भी समझ में आ गया? ये तो दिमाग खराब कर दिया कि ऐसा ऐसा गेट है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक ना, फिर शुरू करते हैं।